गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 6th क्लास के लेसन 1 हिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहला लेसन है, इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसा जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये क्वेश्चन हमारे भी मन में उठता है कि 100 साल पहले 200 साल पहले क्या हुआ था और उस चीज़ को हम कैसे जानें, कि हमें कैसे पता चले कि 100 साल पहले क्या हुआ था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, भगत सिंह ने क्या किया था। तो इन सब के बारे में हम हिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम देख सकते हैं टीवी, हम अखबार, हम अखबारों को पढ़ सकते हैं, हम मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, हम रेडियो को सुन सकते हैं। आगे हैं, लेकिन हम 100 साल के पहले क्या हुआ था उनके बारे में हम नहीं जान सकते अखबार और न्यूज़पेपर से या फिर टीवी से। फिर नेक्स्ट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में हम जो पहले बुक्स लिखी गई हैं उन्हें पढ़ के बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, आज से हजारों साल पहले वो कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने स्टार्टिंग की, क्या उन्होंने स्टार्टिंग में खाया, इन सब के बारे में हम इतिहास में पढ़ेंगे। किस तरह के उनके घर थे। हम आखेट मतलब कि शिकारियों, जैसे कि जो पहले आदिवासी थे वो शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, उसे बोला गया है इसमें आखेट को। और पशुपालकों, कृषकों, शासकों, फिर व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे सॉरी कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। फिर है लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोग कहाँ पर रहते थे। मानचित्र वन जो हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, देखो यहाँ पर नर्मदा है, ये वाली, इसके बारे में बता रखा है उस पैरे में। देखो इसके ऊपर क्या रख रखा है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई वर्षों पहले, कई लाख वर्षों पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब कि खाना या फिर लकड़ी इकट्ठा करते थे, संग्राहक उसे कहते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादक का यहीं से संग्रहण करते थे, मतलब कि इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब कि शिकार भी करते थे। नेक्स्ट है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाएं। सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियाँ जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान की, उस देश में ये पहाड़ियाँ हैं किरथर और सुलेमान। देखो ये रहा किरथर और सुलेमान। सुलेमान ये दो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियों का पता लगाएं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जो जैसी फसलों का जाना आरंभ किया। क्या किया, सबसे पहले जो आज से लाखों साल पहले ये जो गेहूँ है जो हम उनकी रोटियां बना के खाते हैं, उनका सबसे पहले कहाँ पर पैदावार की गई, वो कहाँ पर की गई, पाकिस्तान के सुलेमान एंड किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरियां, गायें, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, जैसे हम लोग भी बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं कि गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं। तो लेकिन उस टाइम के लोग थे लगभग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो इसमें हम देखेंगे कि क्या बोला इन्होंने, उत्तर पूर्व में गारो और विंध्यन पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व हम नॉर्थ ईस्ट ऐसे देखते हैं, यहाँ पर नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमारे ये हिंदुस्तान के मैप में हम देखेंगे कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है नॉर्थ में। तो इसमें हम देखेंगे गारो पहाड़ियाँ।
और हम पश्चिम में इस साइड देखेंगे विंध्य पहाड़ियाँ। तो इन सब के बारे में आपको मैप में याद करना है, ये बहुत ज़रूरी है आगे के लिए भी, 7वीं क्लास के लिए भी। तो आप इन्हें ध्यान से देखना। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कृषि का विकास, खेती का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वहाँ पर सुलेमान कीर्तन में हमने पढ़ा था कि गेहूँ उगाया गया था सबसे पहले, लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा है कि कृषि का विकास हुआ और यहाँ पर चावल उगाया गया या उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य मैंने आपको बताया ये वाला उत्तर मतलब कि नॉर्थ में, तो ये स्थान कहाँ था? विंध्य के नॉर्थ में। इसके आगे नेक्स्ट, ये मैप को अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सिंधु नदी हम इस मैप में देखेंगे। सिंधु रिवर, देखो आपको सिंधु रिवर दिख रही है, ये वाली इसकी ये 5 सहायक रिवर हैं। इनको ध्यान से देखना, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए भी और 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो मैंने दिखाई थी 5 रिवर, उन्हें सहायक रिवर कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। सिंधु नदी में 5 रिवर मिल जाते हैं, आप मैप को अच्छे से देखना। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इन्हीं नदियों के किनारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो छोटे छोटे शहर या गांव उसके चारों ओर फले फूले थे, मतलब कि वहाँ पर रहने लगे थे लोग। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ पर? गंगा और उसकी सहायक रिवर। गंगा रिवर कहाँ पर है? देखो इस मैप में जाके, ये बहुत ज़रूरी मैप है, देखो आप। गंगा, यमुना, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी बस्तियाँ फली फूली थी 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, फिर गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, सोन का पता लगाएं। गंगा और सहायक रिवर उसके नीचे है, ये देखो ये वाली। ठीक है, गंगा की सहायक रिवर है ये, जो इसमें जाके मिल जाती है, छोटी रिवर है ना। उसके बाद है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। इसमें साइड में देखो मानचित्र 1। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन सब देशों के बारे में 6th क्लास के बच्चों को अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए मैप में, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार और आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अगर आपको नहीं पता चले कि ये कहाँ पर है तो आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बताना, इस पे ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, एक अच्छी सी वीडियो। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो हमारे आसपास के जो देश हैं इनको उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है? ये इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि एक विशाल है, इसमें समुद्र है, इसके नीचे इसके ऊपर पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से इसे उपमहाद्वीप बोला जाता है। इसके आगे है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वंश की यात्रा भी किया करते थे। जैसे कि हमें जाना दूसरी जगह पर पसंद है, हम देखने के लिए जाते हैं, जैसे हिमालय कैसा दिखता है, नदियाँ कैसी दिखती हैं, उसे उत्सुकता वंश हम देखने जाते हैं, इस वजह से भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं?
मानचित्र 1 देखो, जो मैंने आपको बताया है। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। जब क्या था ना कि एक देश का दूसरे देश में व्यक्ति आते थे तो उनके विचार आपस में हम शेयर करते थे और उनके जो खान पान था उन्हें हम अपनाते थे, हमारा खान पान वे अपनाते थे। इस प्रकार से हमारे विचार अपनाने लगे। फिर आगे देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश को भारत या इंडिया बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं। इंडिया नाम कैसे आया? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस सिंधु नदी, जिसे संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु। सिंधु हमने रिवर देखी है ऊपर। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने क्या बोला? सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या बोला? इसके ऊपर जो पूर्व में स्थित जो देश था उनको ईरान और यूनानियों ने क्या बोला? इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम से जो आने वाले लोग थे, रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाना था। भरत नाम का प्रयोग कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसका नाम? भरत नाम। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्षों पूर्व कृति ऋग्वेद में भी की गई है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? ये हमारा क्वेश्चन है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। हमारे लेसन में दे रखा है। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ठीक है, पहले वाली जो बुक्स लिखी गई उन्हें पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता था? पांडुलिपि कही जाती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी पहले, क्योंकि पहले मशीन तो थी नहीं, इसलिए वो हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड है, क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट। शब्द लेटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है इस साइड वाले पैरे में ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देखो। नेक्स्ट है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। क्योंकि इतने वर्षों की चीज़ें होंगी तो वो क्या होगा? वो खराब हो जाती है, या फिर उन्हें कीड़े खा जाते हैं, या फिर वो गल जाती हैं, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, जिनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस टाइम जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे, जैसे आज हम हिंदी का यूज़ करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी अभिलेख किस पे उत्कीर्ण किए मिलते हैं, लिखे मिलते हैं? कठोर धातु पर, कठोर सतह पर, पत्थर पर। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को
इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो उनको मतलब कि लिखवा देते थे पत्थर पर कि वो ख़राब ना हो और सालों साल वो मतलब कि बनी रहे और सब उन्हें पढ़ पाएँ, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित जो विजेताओं का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने के क्या क्या कठिनाई आती थी? तो ये आपको क्वेश्चन बताना है इसमें। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता था? पुरातात्विकविद कहलाता है। पुरातात्विकविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, देखो ये आभूषण है, कितने सुंदर सुंदर है, मटका या फिर और जितनी भी मुद्राएं हैं शायद ये, तथा सिक्कों को प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। कागज़ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो पत्थर पर लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती, नष्ट नहीं होती हैं। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियाँ, जो मछली हैं उनकी हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो गल सड़ जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ियों के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विकविद की बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या उन्हें कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये आपके पास क्वेश्चन पूछा है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विकविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अगला नेक्स्ट है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुओं तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। पशुओं का जीवन कृषकों से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बिल्कुल अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप है कि अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर और फल फूल के संग्रहण द्वारा करते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैप के नीचे बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर। इसके विपरीत क्योंकि वहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी रहते हैं ज़्यादा प्रतिशत में, इसलिए इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतने पैसे वाले भी नहीं थे, इसलिए उनका लेखा जोखा नहीं है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे
तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे। अगर हम ईसा पूर्व लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो ईसा मसीह का जन्म मान लो एक ईस्वी को हुआ था, उससे पहले के जो साल थे, जैसे बुद्ध का जन्म, जैसे महावीर स्वामी का जन्म, तो वो ईस्वी पूर्व में गिना जाएगा। और एक ईस्वी से जो आगे के जन्म हुए हैं जिनके भी, उनको बोला जाता है ईस्वी में। तो ईसा पूर्व ईस्वी, इसमें आप पढ़ सकते हो कि ईसा पूर्व को क्या बोला जाता है, ईस्वी को क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे तो मिस्र की लैंग्वेज है अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर स्तों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। उनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की इस एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका एक देश है, उसके बाद देश नहीं, उत्तरी अफ्रीका एक भाग है, उसमें बहुत सारे देश हैं। देश मिस्र एक देश है उत्तरी अफ्रीका में से मिली है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। आगे हैं मिस्र के उत्तरी तट पर, कहाँ पर? मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए विद्वानों ने यूनानी लैंग्वेज तथा मिस्र जो संकेत को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ अल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। देखो, इसमें अल अक्षर के लिए शेर और नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। उन डायग्राम्स को आप देख सकते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से उन अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। आगे आपके लेसन के क्वेश्चन हैं। तो आपका लेसन ये 6th क्लास का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। इसमें कुछ तिथियां दे रखे हैं, इनकी तरफ एक बार गौर करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, इसमें बताया कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, वैसे देखेंगे तो 2500 वर्ष पूर्व ईस्वी पूर्व होगा, वर्ष पूर्व नहीं। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कितने वर्ष पूर्व? 2500। वर्तमान लगभग 200 वर्ष पूर्व। तो हम नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड करेंगे। आप इसे अच्छे से अध्ययन करें और अध्ययन कीजिए और इसके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।